कुछ टेक्निकल इशू आ जाने की वजह से हम लोगों का पिछला सेशन जो है बेसिकली कुछ इंटरप्शंस आ गए थे। पिछले सेशंस में हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 71, और उसी वक्त टेक्निकल इशू आने की वजह से वीडियोस फ्रीज हो गया था, फंस गया था, जिसकी वजह से ऑडियो तो आप लोगों को क्लियरली सुनाई पड़ रही थी, लेकिन वीडियो क्लियरली सुनाई नहीं पड़ रही थी। खैर, ये सब चीज़ें टेक्निकल प्रॉब्लम है, कभी कभी आ जाती है। तो वहीं से जहाँ से हम लोगों ने पिछले सेशन में छोड़ा था वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चीज़ों को बेहतर ढंग से मैं आप सभी को एक्सप्लेन फिर से कर देता हूँ। आप सभी लोग फुल एनर्जी के साथ इस सेशन में भी बने रहेंगे, और जो रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं 200 हीट ट्रांसफ़र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में पूरा बने रहिएगा। और वही डिटेल एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं फिर से यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ आप सभी के साथ, और बेहतर ढंग से बेसिकली आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पर कि डोमिनेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन इंडस्ट्रियल फर्नेस इज। डोमिनेंट मोड जो होता है जो हीट ट्रांसफर का इंडस्ट्रियल इसमें फर्नेस में, वो कैसा होता है? कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है और इवेपोरेशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रेडिएशन होगा। क्योंकि बेसिकली अगर बात करें तो फर्नेस में जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ही हाई होता है, आप सभी को पता होगा। और ग्लास जो होती है ना वो क्या होती है? हॉट होती है, ठीक है। और वहाँ पर रेडिएशन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मोड बन जाता है। रेडिएशन, कन्वेक्शन या कंडक्शन जो होता है ना वो कंपेरेटिवली बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए यहाँ पर रेडिएशन जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 172 नंबर क्वेश्चन कहता है डिजायर्ड प्रॉपर्टी फॉर सोलर सिलेक्टिव कोटिंग इज। तो इसका राइट आंसर होगा हाई एब्जॉर्बिविटी एंड अल्फा एंड लो इमिसिविटी एप्सिलॉन। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली सोलर कोटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा धूप एब्जॉर्ब करनी होती है, उस तरह से ही उसको डिज़ाइन ही किया जाता है। और लेकिन उसमें जो होता है ना कम हीट जो होता है ना वापस रेडिएट करनी होती है। उसका कुछ प्रिंसिपल होता है कि सोलर कोटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा धूप को एब्जॉर्ब करनी है, लेकिन कम से कम हीट को वापस रेडिएट करना है। इसीलिए हाई और लो, ठीक है, हाई अल्फा जो है यहाँ पर और लो इमिसिविटी ई जो है एप्सिलॉन डिज़ाइन गोल बेसिकली रखा जाता है जब डिज़ाइन किया जाता है सोलर पैनल्स को, सिलेक्टिव कोटिंग्स जब किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 नंबर, नेट एक्सचेंज मेथड इज यूज्ड फॉर हीट एक्सचेंजर एलएमटीडी, इनक्लोजर रेडिएशन, ट्रांजिएंट कंडक्शन और डी है बॉइलिंग क्राइसिस है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इनक्लोजर रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बेसिकली जब हम लोग नेट एक्सचेंज मेथड के बारे में बातें करते हैं तो ये एक प्रकार का ऐसा मेथड है जो सिस्टमेटिक कह सकते हैं तरीका है ये कि ये कॉम्प्लेक्स इनक्लोजर के बीच रेडिएटिव हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करने में काम आती है, ठीक है। और हर सरफेस के बीच एक्सचेंज फैक्टर बनाकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इनक्लोजर रेडिएशन जो होगा राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। इमिसिविटी ऑफ ब्लैक पेंटेड स्टील इज अप्रोक्सीमेटली, काले रंग से रंगे स्टील की उत्सर्जकता लगभग कितनी होती है? 0.1, 0.3, 0.8 से लेकर के 0.95 और जो है D1 होती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 0.8 से लेकर के 0.95 होती है, ठीक है। जब भी हम लोग ब्लैक पेंट स्टील की इमिसिविटी की बात करते हैं तो ये काफ़ी हाई देता है इमिसिविटी, लगभग में 0.8 से लेकर 0.95 तक देता है। इसीलिए हीट रेडिएटिंग सरफेस को अक्सर काला रंग बेसिकली किया जाता है, यही रीज़न है। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 175 नंबर, मेजर हीट लॉस इन ए ब्लास्ट फर्नेस इज ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और लीकेज। जो मेजर हीट लॉस होता है ब्लास्ट फर्नेस में वो किसके वजह से होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन। ब्लास्ट फर्नेस आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर पर काम करता है और सबसे ज़्यादा हीट लॉस उसकी वॉल्स और ओपनिंग से रेडिएशंस के रूप में ही होती है।
और कंडक्शन और कन्वेक्शन जो होती है ना कंपैरेटिवली उसमें कम होती है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द थर्मल शील्ड ऑफ द री एंट्री व्हीकल वर्क्स ऑन। ऑप्शन नंबर ए है रेडिएटिव एब्रेलेशन, ऑप्शन बी है कन्वेक्टिव, ऑप्शन सी है लेटेंट कूलिंग, ऑप्शन डी है मेटल कंडक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रेडिएटिव एब्लेशन। क्या होता है रेडिएटिव एब्लेशन, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, देखिए स्पेस क्राफ्ट जो होता है, जो आप सभी लोग जानते होंगे, जो स्पेस क्राफ्ट होता है जब एटमॉस्फेयर में वापस आता है, जो स्पेस में भेजी जाती है सैटेलाइट वगैरह सब लॉन्च जो होती है, वो जब एटमॉस्फेयर में वापस आते हैं तो उसका इमेंस हीटिंग होती है। ठीक है, इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा, और उसका हीट होने की वजह से थर्मल सील्ड जो होता है ना वो एब्लेटिव मटेरियल से बनी होती है। क्यों उसको एब्लेटिव मटेरियल से बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है जो धीरे धीरे जल जाता है या पिघल जाता है ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, और वो पिघल कर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और रेडिएट करके स्ट्रक्चर को बचाए रखता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो होगा रेडिएटिव एब्लेशन जो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फॉलिंग फैक्टर इन ए हीट एक्सचेंजर इज। तो यूनिट जो होता है फॉलिंग फैक्टर का हीट एक्सचेंजर में वो क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर केल्विन पर वॉट होता है। ठीक है, फॉलिंग फैक्टर जो होता है ना थर्मल रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है, इसीलिए इसका यूनिट भी जो है ना वही है मीटर स्क्वायर यहाँ पर केल्विन पर वॉट। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है कि मटेरियल प्रिफर्ड फॉर क्रायोजेनिक हीट एक्सचेंजर, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्रायोजेनिक जो होती है ना इसमें लो टेम्परेचर भी ये बहुत मजबूत और कोरोजन रेजिस्टेंस मटेरियल उसको चाहिए होता है। एल्यूमिनियम हल्का है और कंडक्टिव भी है, और जब बात करते हैं हम लोग स्टेनलेस स्टील का तो ये मजबूत है और रिलायबल है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा चुने जाते हैं। तो एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील जो है दोनों सही होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि मेन हीट ट्रांसफर मोड इन बॉयलर सुपर हीटर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है ओनली कन्वेक्शन, ऑप्शन बी है कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन, ऑप्शन सी है ओनली रेडिएशन, ऑप्शन डी है ओनली कंडक्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन। बेसिकली सुपर हीटर में अगर हम लोग बात करते हैं तो सुपर हीटर में फ्लू गैसेस जो होते हैं ना बहुत हॉट होती है और बहुत गर्म होती है, और वहां पर हीट ट्रांसफर गैस कन्वेक्शन और साथ में स्ट्रॉन्ग रेडिएशन दोनों से होता है। तो सिर्फ कंडक्शन जो होता है ना का जो रोल है, तो सिर्फ कंडक्शन का जो रोल है वो क्या होता है नेग्लिजिबल होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन बॉयलर। इकोनोमाइजर का फंक्शंस क्या है बॉयलर में, इसको समझते हैं। तो स्टीम जनरेशन, ऑप्शन बी है फीड वाटर हीटिंग ओनली, और ऑप्शन सी है कंडेंसेशन, ऑप्शन डी है इवेपोरेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा फीड वाटर हीटिंग ओनली। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का 180 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। इकोनोमाइजर जो है ना, इकोनोमाइजर फ्लू गैस की बची हुई बेसिकली हीट को निकालकर फीड वाटर को क्या करता है प्री हीट करता है, फिर से गर्म करता है, और इससे बॉयलर इफिशियंसी क्या हो जाता है बढ़ता है, और फ्यूल क्या होता है बचता है। तो स्टीम प्रोड्यूस नहीं करता है लेकिन सिर्फ पानी गर्म करता है, यहाँ पे उतना गर्म नहीं, लेकिन क्या करता है स्टीम प्रोड्यूस करने लायक गर्म नहीं लेकिन पानी को गर्म कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज ए लार्ज वेपर स्पेस प्रोवाइडेड इन द इवेपोरेटर। क्यों जो है इवेपोरेटर में बड़ा वेपर स्पेस को रखा जाता है, इंक्रीज करने के लिए हीट ट्रांसफर एरिया को, प्रिवेंट करने के लिए लिक्विड ड्रिपलेट कैरी ओवर को, इंक्रीज प्रेशर या फिर इजी फ्लो। तो राइट आंसर होगा प्रिवेंट करने के लिए लिक्विड ड्रॉपलेट कैरी ओवर को। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 181 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। बेसिकली इवेपोरेटर में क्या होता है, इवेपोरेटर में ऊपर बड़ा वेपर स्पेस इसलिए दे जाता है ताकि जो है वहाँ पे जो स्टीम बन रही होती है या फिर वेपर के साथ जो है ना लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है ना वो कैरी ओवर होकर के अगली सिस्टम में ना जाए। अगर ड्रॉपलेट चले जाएगा तो क्या होगा, इक्विपमेंट को नुकसान हो सकता है,
और इफिशियंसी भी गिरती है, इसी वजह से वहाँ पे स्पेस दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा प्रिवेंट लिक्विड ड्रॉपलेट्स कैरी ओवर। अगला है यहाँ पर 182 पूल बॉइलिंग रेफर्स टू। पूल बॉइलिंग जो है रेफर क्या करता है, बबल फॉर्मेशन इन अ स्टेशनरी लिक्विड। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, बबल फॉर्मेशन जो होता है स्टेशनरी लिक्विड में। ठीक है, तो 182 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, पूल बॉइलिंग में बेसिकली लिक्विड स्टेगनेंट रहता है और बस नीचे से हीट दी जाती है और बबल्स जो है ना खुद से बनते हैं और ऊपर जाते हैं और फोर्स्ड फ्लो नहीं होता है यहाँ पर। तो यही जो है ना, यही प्रिंसिपल जो है ना, किचन में पानी को जब हम लोग गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो वहाँ पर यही बेसिक मैकेनिज्म भी वहाँ पर भी काम करता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं 183 नंबर। द स्टीम जेट इजेक्टर वर्क्स ऑन। स्टीम जेट इजेक्टर जो है वर्क करता है किसके ऊपर? तो ऑप्शंस है आपका दिया हुआ, मोमेंटम ट्रांसफर, बी है रेडिएशन, सी है कैपिलरी एक्शन, डी है नेचुरल कन्वेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मोमेंटम ट्रांसफर। क्या होगा? मोमेंटम ट्रांसफर होगा। ठीक है, जब हम लोग स्टीम जेट इजेक्टर्स के बारे में बातें करते हैं तो स्टीम जेट इजेक्टर्स जो होता है ना, यहाँ पर हाई वेलोसिटी स्टीम से इंटरटेन करके बेसिकली में स्टीम हीट इजेक्टर जो होता है ना, वेलोसिटी बेसिकली इंट्रेन करके लो प्रेशर बनाता है और बेसिकली स्टीम के मोमेंटम से जो है ना अन्य फ्लूइड, जो अदर फ्लूइड को खींचकर वैक्यूम जनरेट किया जाता है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा, मोमेंटम ट्रांसफर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीट पाइप ट्रांसफर हीट बाय फेज चेंज प्लस कैपिलरी एक्शंस, ओनली कंडक्शन, ओनली कन्वेक्शन, ओनली रेडिएशन। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, फेज चेंज प्लस में कैपिलरी एक्शन भी। दोनों को अच्छा तरह से समझ लेते हैं कि हीट पाइप में फ्लूइड इवेपोरेटर साइड पर वाष्प बनकर हीट ले जाता है और कंडेंसर साइड पर कंडेंस होकर हीट छोड़ देता है। ठीक है, फिर विक की कैपिलरी एक्शन उसे वापस भेज देता है और इस वजह से ही हीट पाइप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्टिव होती है। यही रीजन है, इसीलिए यहाँ पर फेज चेंज प्लस कैपिलरी एक्शंस दोनों होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेडिएटिव हीट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू। आप सभी लोग जानते हैं यहाँ पे रेडिएटिव हीट फ्लक्स जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसका? T⁴ का। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आप सभी लोग ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ाया हूँ ऑलरेडी, पिछले एपिसोड में कई एपिसोड में चर्चाएं किया है हमने स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का। वो क्या कहता है कि रेडिएशन हीट फ्लक्स जो है तापमान की जो होगी पावर 4 यानी कि चौथी घात पर डिपेंड करता है, T⁴ पर डिपेंड करता है। यानी कि टेम्परेचर डबल अगर होगा तो रेडिएशन 16 टाइम्स बढ़ सकता है। तो यहाँ पर T⁴ जो होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 186 जो है वो क्या कहता है कि बायट संख्या, बहुत छोटी संख्या का क्या अर्थ है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिफॉर्म टेम्परेचर इनसाइड द सॉलिड, हाई इंटरनल ग्रेडियंट, नेग्लिजिबल कन्वेक्शन और डोमिनेंट रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा यूनिफॉर्म टेम्परेचर इनसाइड द सॉलिड। ठीक है, देखिए अगर बायट नंबर जो है बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब साफ है कि सॉलिड के अंदर कंडक्शन जो है ना बहुत तेज है और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो क्या है? नेग्लिजिबल है। इसीलिए पूरा सॉलिड लगभग एक ही टेम्परेचर पर आता है। लंप्ड एनालिसिस जो होता है ना यहाँ पर वैलिड हो जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा, यूनिफॉर्म टेम्परेचर इनसाइड द सॉलिड। क्लियर हो गया? चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई आर प्लेट हीट एक्सचेंजर इजी टू क्लीन। क्यों जो होता है यहाँ पर जो है प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है इजी टू क्लीन होता है? ऑप्शन ए है, प्लेट्स कैन बी डिसेंबल्ड, नो फॉलिंग, लेस कंडक्शन, सिंपल फ्लो। ठीक है, तो राइट आंसर होगा प्लेट्स कैन बी डिसेंबल्ड, डीअसेंबल्ड। प्लेट को जो है ना डीअसेंबल्ड किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्लेट हीट एक्सचेंजर में बेसिकली प्लेट्स को आसानी से खोलकर साफ किया जा सकता है और इसी वजह से इसका यूज जो है ना डेयरी में हो गया, डेयरी फूड और फार्मा इंडस्ट्री में भी प्लेट हीट एक्सचेंजर का काफ़ी बेसिकली इसको लाइक किया जाता है, काफ़ी इसको
पसंद किया जाता है क्योंकि इसको साफ करना आसान होता है। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ रिक्यूपरेटर। कॉपर स्टोव, बॉयलर एयर प्रीहीटर, ब्लास्ट फर्नेस हॉट ब्लास्ट और स्टीम ट्रैप। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉयलर एयर प्रीहीटर। बॉयलर एयर प्रीहीटर ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। रेक्यूपरेटर जो होता है ना, रेक्यूपरेटर एक प्रकार का क्या है, हीट एक्सचेंजर है। आप सभी लोग जानते ही होंगे, पढ़े ही होंगे टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर में। रेक्यूपरेटर क्या है, एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जो क्या करता है, जो दो फ्लूइड्स के बीच सीधे कंटिन्यूअस हीट एक्सचेंज करता है और बिना स्टोरेज के। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये भी है कि दो फ्लूइड्स के बीच कंटिन्यूअस हीट को एक्सचेंज करता है, वो भी बिना स्टोरेज के। बॉयलर एयर प्रीहीटर इसका क्लासिक का एग्जाम्पल है बेसिकली, बॉयलर एयर प्रीहीटर जो है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला जो है ना, आगे और भी एक न्यूमेरिक क्वेश्चन हमने लिया है रिक्यूपरेटर से, याद रखिएगा अभी जो हमने बताया है, अगला क्वेश्चन में काम आएगा। अगला यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेटर। ठीक है, रीजनरेटर कौन सा एग्जाम्पल है, तो कॉपर स्टोव, एयर प्रीहीटर, कूलिंग टावर और हीट पाइप। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर स्टोव। ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा। बेसिकली रीजनरेटर हीट को पहले किसी सॉलिड मैट्रिक्स में स्टोर करता है और फिर बाद में दूसरी स्टीम को देता है। ब्लास्ट फर्नेस में बेसिकली कॉपर स्टोव इसका एक फेमस एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा रीजनरेटर के लिए कॉपर स्टोव होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है मोल्टेन सॉल्ट स्टोर्स हीट मेनली एज, जो है पिघला हुआ नमक ऊष्मा को किस रूप में संग्रहित करता है। लेटेंट हीट, सेंसेबल हीट, केमिकल रिएक्शन और रेडिएटिव हीट। किस रूप में करता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सेंसेबल हीट के रूप में। ठीक है, बेसिकली मोल्टेन सॉल्ट जो होता है ना, वो थर्मल एनर्जी स्टोरेज में सेंसेबल हीट स्टोर करता है और सोलर पावर प्लांट्स में दिन की हीट को रात में इसी से बिजली बनाने के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, सेंसिबल हीट। अगला क्वेश्चन है इवेपोरेटिव कंडेंसर इज। इवेपोरेटिव कंडेंसर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ओनली कूलिंग टावर, ऑप्शन बी है कंडेंसर, ऑप्शन सी है कॉम्बिनेशन ऑफ कूलिंग टावर प्लस कंडेंसर और ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर, ओनली रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप सभी के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कूलिंग टावर प्लस में क्या होगा, कंडेंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं इवेपोरेटिव कंडेंसर का, तो ये एक बेसिकली हाइब्रिड डिवाइस है। इसमें रेफ्रिजरेंट जो होता है ना, रेफ्रिजरेंट कॉइल पर पानी जो छिड़कते हैं और वही पानी बेसिकली पार्शियली क्या होता है ना, इवेपोरेट हो जाता है और वही पानी इवेपोरेट होकर के कॉइल को ठंडा करता है और यही कूलिंग टावर और कंडेंसर दोनों का मिला जुला हुआ एक प्रकार का कह सकते हैं रूप है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंक्रीजिंग एनटीयू इफेक्ट्स इफेक्टिवनेस एज डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, कांस्टेंट और नो इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर इंक्रीजेज। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेज। जैसे जैसे एनटीयू मतलब यहाँ पर जो है यू और इनटू में एरिया बाय में सी मिनिमम जो है जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही हीट एक्सचेंजर की इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है। हाई एनटीयू का सिंपल मतलब क्या है, ज़्यादा एरिया या बेहतर हीट ट्रांसफर कैपेबिलिटी, यही ना होगा इसका मतलब, तो इंक्रीज हो जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द टेम्परेचर अप्रोच इज। टेम्परेचर अप्रोच जो है वो क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस, लोएस्ट हॉट फ्लूइड टेम्परेचर माइनस हाईएस्ट कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर और एवरेज ऑफ बोथ और एलएमटीडी। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, लोएस्ट हॉट फ्लूइड टेम्परेचर माइनस में हाईएस्ट कोल्ड फ्लूइड टेम्परेचर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे टेम्परेचर अप्रोच पूछा गया है, तो अप्रोच जो होता है ना वह मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस होता है जो एक्सचेंजर के इंड पर हॉट और कोल्ड फ्लूइड्स के बीच बचा है। ठीक है, जितना छोटा अप्रोच होगा उतना ही हीट एक्सचेंजर जो होगा ना वो इफिशियंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझना है कि जितना छोटा होगा उतना ही हीट एक्सचेंजर जो होगा वो इफिशियंट होगा। इसी के साथ अगला देखते हैं क्वेश्चन कि 194 नंबर कि मेन हीट ट्रांसफर मोड इन सुपर क्रिटिकल बॉयलर इज कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, इवेपोरेशन।
जो मेन हीट ट्रांसफर मोड है सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स में, वो क्या होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा कन्वेक्शन। ठीक है, यहाँ पर सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स में जो होती है ना फ्लूइड प्रॉपर्टीज स्मूथ रहती है और लेटेंट हीट नहीं होती, इसीलिए हीट ट्रांसफर जो होता है ना कन्वेक्शन, ठीक है, डोमिनेंट होता है। कन्वेक्शन डोमिनेंट मतलब होता है कन्वेक्शन ही ज्यादातर होता है, और रेडिएशन भी होता है लेकिन कोर मैकेनिज्म में कन्वेक्शन ही होती है। दैट्स वाई यहाँ पे राइट आंसर कन्वेक्शन होगी। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, की प्रॉपर्टी फॉर हीट सिंक मटेरियल इज, की प्रॉपर्टी जो है हीट सिंक मटेरियल का वो क्या है। तो हाई सीपी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, लो डेंसिटी और हाई इमिसिविटी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होगा, हाई थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। 195 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, हीट सिंक का काम जो होता है ना बेसिकली हीट जल्दी फैलाकर बाहर करना होता है, और इसीलिए सबसे जरूरी प्रॉपर्टी है यहाँ हाई थर्मल कंडक्टिविटी के लिए कॉपर या फिर एल्यूमिनियम जो है ना सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, कॉमनली यूज किया जाता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर है 196 नंबर कि फिन्ड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स आर यूज्ड व्हेन। फिन ट्यूब हीट एक्सचेंजर का यूज कब किया जाता है। लिक्विड साइड लो एच होगा तब, गैस साइड लो एच होगा तब, बोथ साइड एच हाई होगा तब, तो या फिर दोनों लिक्विड्स होगा तब। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गैस साइड जब लो एच होगा तब। गैस का जो एच होता है ना वो हमेशा कम होता है, इसीलिए फिन गैस जो होते हैं ना साइड पर लगाए जाते हैं ताकि इफेक्टिव एरिया बढ़े और यू इंप्रूव हो। क्लियर है। और लिक्विड साइड्स पर इसकी जरूरत नहीं होती है, लिक्विड साइड पर इसकी जरूरत नहीं होती है। क्लियर होगी बातें। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेन एडवांटेज ऑफ द रेक्यूपरेटर क्या होता है। मेन एडवांटेज तो ऑप्शन है स्टोरेज पॉसिबल, कंटिन्यूअस हीट रिकवरी, नो प्रेशर ड्रॉप और इनफाइनाइट एनटीयू। ये क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग दे पाएंगे, क्योंकि रेक्यूपरेटर के बारे में हमने बताया है ये एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जो दो फ्लूइड्स के बीच में जो है ना टेम्परेचर्स को जो है बेसिकली मेजर करता है। तो बताएंगे इसमें क्या होता है। इसका सही उत्तर जो होगा ना ये होगा सही आंसर कंटिन्यूअस हीट रिकवरी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। रेक्यूपरेटर के बारे में हमने ऑलरेडी बताया है कि रेक्यूपरेटर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो हीट रिकवरी बिना रुकावट लगातार बेसिकली होती है, इसमें कर लेता है। इसमें बेसिकली स्टोरेज की ज़रूरत होती नहीं है, इसीलिए स्टडी प्रोसेस के लिए ये बेसिकली परफेक्ट मानी जाती है रेक्यूपरेटर। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं 198 द बिगेस्ट फीचर ऑफ हीट पाइप। हीट पाइप का बिगेस्ट फीचर क्या है। ऑप्शन ए है लो कंडक्टिविटी, बी है एक्सट्रीमली हाई इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी है ओनली रेडिएशन, ऑप्शन डी है ओनली कैपिलरी एक्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सट्रीमली हाई इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हीट पाइप कंडक्शन से हजारों गुना यहाँ पर इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना फेज चेंज और कैपिलरी रिटर्न के कारण जो होता है ना इफेक्टिव कंडक्टिविटी जो होता है 10⁴ से 10⁵ जो है ना वाट पर जो है एम या कह सकते हैं हम जो है एम केल्विन तक बेसिकली पहुंच सकती है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 199 व्हाई आर मल्टी पास अरेंजमेंट यूज्ड इन सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इजी क्लीनिंग, इंक्रीज टर्बुलेंस एंड एलएमटीडी करेक्शंस, ऑप्शन सी रिड्यूस कॉस्ट और ऑप्शन डी रिड्यूस फॉलिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इंक्रीज टर्बुलेंस एंड एलएमटीडी करेक्शंस। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए समझते हैं क्यों होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ही। देखिए मल्टी पास अरेंजमेंट से फ्लूइड जो होती है वो बार बार डायरेक्शन बदलता है और वेलोसिटी बढ़ती है और टर्बुलेंस भी बढ़ता है। इससे क्या होता है ना कि एच इंप्रूव होता है और एलएमटीडी जो होता है ना वो बेटर यूटिलाइज हो पाती है। दैट्स वाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्पस ऑफ कंडेंसिंग इकोनोमाइजर क्या होती है। ऑप्शन ए है रिकवरी ओनली सेंसिबल, रिकवर लेटेंट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस, इंक्रीज प्रेशर, रिड्यूस ब्लो डाउन। राइट आंसर होगा रिकवर करता है ये लेटेंट हीट को फ्लू गैस से। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा क्वेश्चन नंबर 200 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका
करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। बेसिकली कंडेंसिंग इकोनोमाइजर जो होती है वो फ्लू गैस को इतना ठंडा करता है कि उसमें मौजूद वाटर वेपर जो होता है ना वो कंडेंस हो जाए, और इस कंडेंसेशन से लेटेंट हीट भी रिकवर होती है, और जिससे क्या होता है ना, ओवरऑल बॉयलर इफिशियंसी जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये थे आप सभी के लिए टोटल 200 MCQ क्वेश्चंस हीट ट्रांसफर चैप्टर से रिलेटेड का सफ़र। ये सीरीज जो है यहीं पर समाप्त होती है। मैं आप सभी से इस लास्ट एपिसोड के सीरीज में यही कहना चाहूँगा कि इस पूरा कंप्लीट जो सीरीज है इसको आप सभी लोग सिर्फ वीडियोस के रूप में देखें नहीं, बल्कि हमने 200 यानी कि 200 MCQ क्वेश्चंस तो फिजिकली जो दिख रहा है वो कराया है हमने, लेकिन जो एक्सप्लेनेशंस दिया है उसको अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, नोट कॉपी में नोट कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो आपका बेसिकली 1000 क्वेश्चंस के बराबर है। अगर आप अच्छे से सुने होंगे तो 1000 क्वेश्चंस और बन सकते हैं यही सीरीज से, अगर आप देखेंगे तो। इसी वजह से मैंने बोला था आप सभी को कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक अच्छे से ये सीरीज को देखते हैं तो हीट ट्रांसफ़र जो टॉपिक है या सब्जेक्ट कह लीजिए, जो भी कहिए, इससे आपका 90 से 95% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उन कैंडिडेट का जो बेसिकली आंख और ब्रेन दोनों को खोल करके अच्छे से एपिसोड को देखे होंगे, समझे होंगे, ओपन माइंडेड हो करके तभी। ठीक है, अगर बंद दिमाग करके देखे होंगे तो आपको सिर्फ 200 MCQ क्वेश्चंस ही दिख रही होगी। तो थोड़ा सा अप्रोच को बदलिए और अच्छे से इस सेशंस को कंप्लीट रूप से देख लीजिए एक बार और। अगर अच्छे से नहीं समझ पाए हैं तो एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 6 तक पूरा प्रॉपर में रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, आपका हीट ट्रांसफ़र कवर हो जाएगा। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे LMTD हो गया, यहाँ से कभी कभी न्यूमेरिकल्स वगैरह सब आते हैं, लेकिन वो छोटे लेवल के न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत टफ न्यूमेरिकल नहीं रहते हैं। ठीक है, ऐसे भी IOCL जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस के लिए या IOCL में एग्जामिनेशंस अगर आप देते हैं केमिकल इंजीनियरिंग से, तो यहाँ पर जो बेसिकली हीट ट्रांसफ़र से क्वेश्चंस आती है जनरली 8 नंबर तक का क्वेश्चन आती है, 8 से 10 नंबर। पिछले साल 2024 में यानी कि 2024 में जब एग्जामिनेशन हुई थी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट केमिकल इंजीनियरिंग का, तो उसमें जो है 8 क्वेश्चंस आए थे आपका हीट ट्रांसफर टॉपिक से। तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है कि इसी के आसपास रहेंगे। तो मुझे तो पूरा यकीन है, भरोसा है कि ये सीरीज को जो भी कैंडिडेट देखेंगे इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगी, अगर आप ईमानदारी पूर्वक अच्छे से देख लेते हैं। वही हमने बोला कि आपको बस आई के साथ साथ ब्रेन दोनों ओपन रख करके सेशंस को देखना है। ये नहीं कि सिर्फ वीडियो के रूप में देख लिए हो गया, कोटा पूरा नहीं करना है, पढ़ने के पर्सपेक्टिव से देखना है, सीखने के पर्सपेक्टिव से देखना है। ठीक है, तो आप यकीन मानिए देख आप पाएंगे कि आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और ये सारा सेशंस को देखने के बाद आप जो है जितने सैम्पल पेपर को प्रोवाइड की गई है आप सभी को, सैम्पल पेपर को सॉल्व करिए। हीट ट्रांसफर टॉपिक का एक अलग से सेपरेट सैम्पल पेपर को प्रोवाइड की गई है, उसे सॉल्व करिए। देखिए कितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं सही सही, उसमें से कितना आपका सही होता है, कितना गलत होता है, उसको एनालिसिस करिए। जो गलत होता है उसके आंसर को देखिए, क्या होगा उसका सही आंसर, उसको देखिए। ठीक है, खुद को एनालिसिस करेंगे तो ही अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएंगे, क्योंकि एनालिसिस खुद का जब कोई भी कैंडिडेट करता है तो उसको अपना वीकनेस अपना स्ट्रेंथ पता चलती है। तो जो वीकनेसेस है उसको दूर करना है, स्ट्रेंथ तो जो है वो आपके लिए अच्छी बात है ही, लेकिन जो वीकनेस है उस पर काम करना है। अगर आपको जल्दी सफलता चाहिए तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी जो है अपना वीकनेसेस पे काम करते हैं और उसको कितना जल्दी आप बेहतर करते हैं। तो आई होप आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। तो इसी विचार के साथ हम लोग का हीट ट्रांसफ़र का ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जस्ट अब आप लोग सब रिवीजन करिए। हम लोग मिलेंगे अब अगले सेशंस में अगले एक नए टॉपिक के साथ, और जिसमें हम लोग नए टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सीख रहे होंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशंस आपको पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो, क्वेश्चन हो, कन्फ्यूजन हो तो आप सभी लोग जो है चैट सेक्शंस में लेकर के पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए चैट सेक्शंस ऑलवेज ओपन रहती है। ठीक है, तो रखते हैं आज की सेशन में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों को हैप्पी लर्निंग।